हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज इस लेसन के साथ हम शुरुआत करेंगे एक नए वर्क की। आज हम पढ़ने वाले हैं क्राई द पिकॉक, जो कि एक नॉवल है बाय अनीता देसाई। आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, और जो बैकग्राउंड की चीज़ है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, नॉवल जो है 1963 में पब्लिश हुआ था। सबसे पहले हम एक बार जो राइटर है हमारी ऑथर अनीता देसाई, उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अनीता देसाई मसूरी में जो है पैदा हुई थी 1937 में। इनके फादर जो हैं वो बंगाली थे, उनका नाम था डी.एन. मजूमदार। और डी.एन. मजूमदार जो हैं वो पढ़ने के लिए बाहर गए थे, विदेश गए थे, और जर्मनी वो गए थे, और वहाँ से टॉनी नाइम नाम की जो एक लेडी थी उनसे शादी करी, जो कि बाद में जाके अनीता देसाई की मदर बनी। ठीक है, शी गॉट मैरिड टू अश्विन देसाई। अनीता देसाई शादी किससे करी? अश्विन देसाई से। और ये जो सरनेम है देसाई, ये कहाँ से आता है इनका? अश्विन देसाई से ही ये सरनेम मिलता है, मतलब देसाई सरनेम इनको मैरिज के बाद मिला। पहले इनके फादर का सरनेम था मजूमदार, तो शादी से पहले इनका नाम था अनीता मजूमदार। सो हर नेम इज अनीता देसाई ने मजूमदार। ये यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रेस आया है। ने एक वर्ड आया यहाँ पे। ने का मतलब क्या होता है? देखिए, ने वर्ड का मतलब होता है शादी से पहले वाला सरनेम। ठीक है, सरनेम बिफोर मैरिज, राइट। अनीता देसाई का पूरा नाम क्या हो गया? अनीता देसाई ने मजूमदार। किरण देसाई है बुकर प्राइज विनर और नोवेलिस्ट, इज डॉटर ऑफ अनीता देसाई। देखिए, अनीता देसाई को बुकर प्राइज के लिए 3 बार नॉमिनेशन किया गया, ठीक है, लेकिन ये बुकर प्राइज को जीत नहीं पाई, इनको नहीं अवार्ड हो पाया। इनकी बेटी किरण देसाई जो है, उन्होंने फर्स्ट टाइम उनका जो है कि नॉमिनेशन हुआ और उसी में उन्हें बुकर प्राइज मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अनीता देसाई 1937 में जो है बॉर्न हुई थी और अभी तक शी इज अलाइव। ठीक है, अब आते हैं इनके वर्क्स पे। तो करीब करीब 13 इन्होंने वर्क्स लिखे हैं। ठीक है, इधर इज वन मोड वर्क मिसिंग, आई थिंक। नहीं, सारे हो गए। हाँ, विलेज ब्रदर सीज दैट। तो इन्होंने 13 वर्क्स लिखे हैं। सबसे पहला वर्क जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा 1963 में, दैट इज क्राई द पिकॉक। उसके बाद आता है वॉइसेस इन द सिटी 1965, ये भी बहुत फेमस वर्क है। थर्ड वर्क इज बाय बाय ब्लैकवर्ड, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1971, ये भी बहुत फेमस वर्क है। वेयर शैल वी गो दिस समर 1975, ये भी बहुत एक फेमस वर्क है। इसके बाद हमारे जो भी वर्क्स आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फायर ऑन द माउंटेन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये 1977 में पब्लिश हुआ था और इसको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। उसके नेक्स्ट ईयर पब्लिश होता है 1977 में, और 1978 में उसको मिल जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड, इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है क्लियर लाइट ऑफ द डे। क्लियर लाइट ऑफ द डे में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है, मतलब उनके लाइफ से रियलिटी के जो एलिमेंट्स है वो है लाइफ के रियल इंसिडेंट्स है, वो उसमें आते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ये वाला जो नॉवल है सबसे पहले बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ था। उसके बाद 1983 में आता है द विलेज बाय द सी। ये भी बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से किसी को भी बुकर प्राइज नहीं मिला। इसके बाद थर्ड हमारा आता है इन कस्टडी। इन कस्टडी जो है, इन कस्टडी को भी नॉमिनेशन मिलता है, ये भी शॉर्टलिस्टेड होता है किसके लिए? बुकर प्राइज के लिए। और 1993 में इस पे जो है कि एक फिल्म बनाई जाती है सेम टाइटल से, इन कस्टडी, है ना। और उसके जो फिल्म मेकर थे उनका नाम था इस्माइल मर्चेंट। उसके बाद एक स्टोरी है 9th नंबर पे, एक नॉवल है 1988 में जो पब्लिश हुई, जिसका नाम है बॉम्ब गार्डन्स बॉम्बे। ये एक जर्मन आदमी की कहानी है। 10th नंबर पे है जर्नी टू इथाका, जो 1955 में पब्लिश हुई। 1955, आई थिंक कि 1980 95 में पब्लिश हुई। एक बार मेरे को देखना पड़ेगा ये, है ना। 1955, ये 1995 में पब्लिश हुई, 1955 यहाँ पे एरर हो गया है। उसके बाद 1999 में आता है फास्टिंग फीस्टिंग, एंड 12th नंबर पे है द जिगजैग वे। एंड अभी लेटेस्ट इनका जो वर्क है दैट इज रोजारेटा, जो कब पब्लिश हुआ है? 2024 में। ठीक है, लास्ट ईयर ही पब्लिश हुआ है। इनकी कुछ फेमस स्टोरी कलेक्शंस भी हैं। स्टोरी कलेक्शन इनके बहुत सारे हैं, लेकिन हम सबकी बात नहीं करेंगे। डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज, ये 2000 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद आते हैं द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस, ये 2011 में पब्लिश हुआ था। ये जो वर्क है तीसरा, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं, लेकिन इसका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉलर एंड जिप्सी, इस नाम से इसका स्टोरी कलेक्शन है, जो कि 1996 में पब्लिश हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्यों? क्योंकि हमारी एक पोम है, हमारी पोम है स्कॉलर जिप्सी नाम से, जो कि एक ब्रिटिश ऑथर है, बहुत ही वेल नोन, मैथ्यू
आर्नोल्ड, ठीक है, उन्होंने लिखी है। तो मैथ्यू आर्नल्ड की जो स्कॉलर जिप्सी है, ये एक पोम है और ये बहुत ही फेमस पोम है। और इसी वजह से ये जो टाइटल है स्कॉलर एंड जिप्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। देखिए यहाँ पे जिप्सी की स्पेलिंग अलग है, GYPSI, और यहाँ पे जिप्सी की स्पेलिंग GIPSY, और दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अनीता देसाई के राइटिंग स्टाइल के बारे में। इनके जो वर्क्स हैं वो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ विमेन होती है, विमेन के माइंड में क्या चलता है, उसकी माइंड के अंदर जो क्योस होती है, जो ओवर थिंकिंग होती है, जो वेब होता है थॉट्स का, उसके बारे में ये बात करते हैं इनके वर्क्स की कॉमन थीम्स होती है आइसोलेशन, अकेलापन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आपस में जो संबंध होते हैं हमारे, ठीक है, उनके बारे में है। फेमिनिटी, एक विमेन की जो आइडेंटिटी होती है उसके बारे में है। अगेन आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन, एंड देन ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। अब क्योंकि इनके फादर इंडियन थे लेकिन इनकी मदर क्या थी, जर्मन थी, है ना, तो वो इंडिया और वेस्ट का जो एक कल्चर का जो कॉम्बिनेशन है, राइट, जो मिक्सिंग है, जो ब्लेंड है, उसके बारे में भी इनके जो वर्क्स है वो अक्सर ही बात करते हैं। शी इज कंसिडर्ड द वर्जीना वुल्फ ऑफ इंडिया। वर्जीना वुल्फ कौन है? ये बहुत ही फेमस एक मॉडर्न राइटर है, पोस्ट मॉडर्न राइटर है। इनको वर्जीना वुल्फ क्यों कंसिडर किया जाता है, आगे बात करेंगे। देखिए वर्जीना वुल्फ ने एक जो हमारा टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, इसको अपने वर्क्स में इनकॉर्पोरेट किया है ना। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है अभी हम समझते हैं। और जो हमारी अनीता देसाई है, उन्होंने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपने वर्क्स में इनकॉर्पोरेट किया है बहुत ही अच्छे से, है ना। इसीलिए जो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इन्हीं की बात तो वर्जीना वुल्फ के कैरेक्टर्स करते हैं, वर्जीना वुल्फ के वर्क्स में इनकी बात होती है। और सेम ही तरह की चीजें अनीता देसाई के वर्क्स में भी हमें देखने को मिलती हैं। ये स्ट्रीम मतलब क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब होता है एक, जैसे हमारी छोटी सी स्ट्रीम होती है, नदी होती है, नाला होता है, उसकी जो है ना एक धारा जो होती है उसको बोलते हैं स्ट्रीम। और कॉन्शियसनेस मतलब हमारे माइंड के अंदर जो भी थॉट्स हैं, जो भी हमारे आइडियाज हैं, जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी व्यूज हैं, हमारे जो परसेप्शंस है, जो भी हमारे माइंड में चल रहा है, वो सब होता है कॉन्शियसनेस, उसे बोलते हैं चेतना। हिंदी में शुद्ध बात करें तो चेतना, ठीक है। तो वो जो चेतना या जो थॉट्स की जो एक स्ट्रीम है, वो क्या कभी लीनियर होती है, कभी एक फ्लो में चलती है? ऐसा कभी नहीं होता है। हम एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और सोचते-सोचते हमारा जो थॉट है वो एकदम से बदल जाता है। जैसे ड्रीम्स हमारे होते हैं ना, कि बहुत ही इलॉजिकल ड्रीम्स हमें आते हैं। उसी तरह से हमारे थॉट्स भी बड़े इलॉजिकल होते हैं। हम सोच रहे हैं कुछ खाने के बारे में, अचानक से हमें याद आएगा हमारे बचपन का स्कूल टीचर जो हमें पीटा करता था। या अचानक से हमें कोई अपनी गर्लफ्रेंड याद आ जाएगी, हमें कुछ फ्लावर्स याद आ जाएँगी, है ना? या हमें ऐसे ही कुछ अचानक से कुछ डर के थॉट्स आने लगेंगे। मतलब बहुत ही इनकोहेरेंट थॉट्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं। 1 मिनट में हम अमेरिका की बात सोच रहे होंगे, अभी जैसे हम रील्स देखते हैं, तो रील्स में कहीं एक्शन हो रहा है तो हम एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। अगले ही रील में कुछ फ़नी बात हो रही है तो हम फ़नी चीज़ें सोचने लग जाएँगे। तो हमारे थॉट्स जो है वो कोहेरेंट नहीं है, वो बहुत ही अ, को जो है हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। चलिए इसी थॉट्स का जो फ्लो होता है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं नॉवल की, क्राई द पीकॉक। तो ये जो नॉवल है हमारा कब पब्लिश हुआ था? 1963 में पब्लिश हुआ था और ये अनीता देसाई का फर्स्ट नॉवल था, ठीक है? It was published in 1963 and it was the first novel by Anita Desai. It is a psychological novel. ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है, मतलब ये कि उसके प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में क्या चलता है, उसके माइंड में क्या चलता है, उसके थॉट्स में क्या चलता है, उसकी बहुत ही गहराई पर जाकर ये बात करता है। इसकी जो स्टोरी है, वो एक कैरेक्टर है माया, उसके अराउंड जो है सराउंड करती है। और माया के थॉट्स क्या है, माया के ब्रेन में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी जो केओस है ना, उसको ये पोर्ट्रे करती है। और इसीलिए उसको साइकोलॉजिकल नॉवल बोला गया है। इसमें अभी हमने बात करी नैरेटिव टेक्निक कौन-सी है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना? इसी वजह से इसका बहुत अच्छे से इसमें यूज़ किया गया है और इसी वजह से अनीता देसाई को इंडिया की वर्जीनिया वुल्फ भी बोला जाता है। अब हम समझते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। देखिए, ये टर्म जो है साइकोलॉजी में ओरिजिनेट हुई है। ये लिटरेचर की टर्म नहीं है, लिटरेचर में इसको बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम था विलियम जेम्स, 1980s में इनकी एक बुक आई थी, ठीक है, जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। उसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ज़िक्र किया था, इसको मेंशन किया था। और आज के टाइम अगर हम बात करें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ यूज्ड फॉर अ मोड ऑफ नरेशन इन विच अनब्रोकन, यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, इन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अनब्रोकन एंड डिसजॉइंटेड फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेस इज अफेक्टेड। देखिए सभी की जो मेंटल प्रोसेस होता है ना, वो डिसजॉइंटेड होता है ना? मतलब एक स्ट्रीम की तरह होता है। एक स्ट्रीम पानी की एक धारा है, जब वो बहती है, तो क्या उसमें करंट्स होते हैं? नहीं, वो फ्लो होती रहती है, लेकिन बहुत डिफरेंट टाइप के थॉट्स आते हैं ना? एकदम से हम कुछ सोच रहे हैं, उसके बाद तुरंत बाद ही कुछ और सोचने लगते हैं ये, तो उसका जो फ्लो है ना? उस तरह का जो नरेशन होता है,
कि हम कहानी में एक बात बताते-बताते दूसरी बात बताने लग गए, जिसका कि पहली बात से कोई रिलेशन नहीं है, राइट? फिर वो दूसरी बात बताते-बताते तीसरी बात बताने लगते हैं और फिर तीसरी से डायरेक्ट पहली पे आ रहे हैं, राइट? तो कोई फ्लो नहीं है, आपस में रिलेशन नहीं है, एक स्ट्रीम की तरह। ऐसे तरह जो हमारे थॉट्स का फ्लो होता है, उसको जब हम यूज़ करते हैं किसी नरेशन के बोर्ड में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इट वाज़ यूज्ड इन 1920s अगेंस्ट द ट्रेडिशनल लीनियर नैरेटिव स्टाइल। देखिए 1920s में ये फर्स्ट टाइम यूज़ करी गई थी। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले ये हो रहा था कि एक कोहेरेंस में कहानी चलती थी। स्टेप बाय स्टेप कोई भी कहानी चल रही है, लाइक हीरो पैदा हुआ, हीरो बड़ा हुआ, फिर उसने जो बचपन में किसी ने उसको परेशान किया, फिर उसने बड़े होकर उसका बदला लिया, इस तरह की चीज़ें चलती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोहेरेंस नहीं है, राइट? चीज़ें एक एक लाइन में नहीं चल रही हैं, लीनियरिटी में नहीं चल रही हैं। इन दिस टेक्निक द इनर साइकोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ ए कैरेक्टर इज प्रेजेंटेड। इस टेक्निक में क्या होता है, कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है वो चीज़ें प्रेजेंट करी जाती हैं और माइंड में कभी भी कोई चीज़ लीनियर नहीं चलती है। एक वक्त हम खाने के बारे में सोच रहे हैं, अगले वक्त सोच रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, अगले वक्त सोच रहे हैं कि हमारा दोस्त तो खेलने गया होगा, हमारे कुछ रिलेटिव्स है वो शादी में गए हुए हैं, हमारे कुछ रिलेटिव्स घूमने गए हुए हैं, अगले ही वक्त सोच रहे हैं कि अगर हमारी जॉब लग जाएगी तो हम भी जाएंगे, फिर सोच रहे हैं कि खाने में मिर्ची तेज हो गई, राइट? तो कोई भी फ्लो नहीं है ना, बहुत इधर उधर थॉट्स आते हैं। हमारे माइंड में क्या चलता है, कभी डर आ रहा है, फिर हम कभी भी एकदम से पॉजिटिव हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को देख के सोच के हमें डर लगता है, कभी खुश हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कोहेरेंस में नहीं होती हैं, हमारे माइंड में वो प्रेज़ेंट करी जाती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस में। द सीक्वेंशियल एंड क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव मोड हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय दिस टेक्नीक। इस टेक्नीक ने क्या किया, अब तक 1920s तक जो सीक्वेंशियल और क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव मोड चला आ रहा था, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें कहानी में बताई जाती थी, उसको चैलेंज किया, ठीक है? The term interior monologue is used for stream of consciousness. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए एक टर्म और यूज किया जाता है, इसका हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर मोनोलॉग। देखिए, इंटीरियर मतलब दिमाग के अंदर और मोनोलॉग मतलब किसी भी कैरेक्टर का जो डायलॉग्स होते हैं ना, उसकी जो स्पीच होती है उसको हम बोलते हैं मोनोलॉग। तो दिमाग के अंदर हमारी जो स्पीच चल रही है, हम बोल नहीं रहे लेकिन दिमाग के अंदर थॉट्स चल रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। द फेमस नॉवेलिस्ट हु यूज द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन देयर नॉवेल्स। अब यहाँ पे कुछ नॉवेल्स राइटर्स के नाम दिए हुए हैं, नॉवेलिस्ट के नाम दिए हुए हैं। वर्जिनिया वुल्फ जिन्होंने इसको बहुत फेमस किया, डॉथी रिचर्डसन जिन्होंने द वर्क द पिलग्रिमेज ना, वहाँ पे इन्होंने जो इसका यूज़ किया था। जेम्स जॉयस इसके बहुत फेमस वर्क्स हैं, यूलिसिस वहाँ पे की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करते हैं। एंड देन मार्शल प्रूएस्ट एंड विलियम फॉकनर, ठीक है? इनके वर्क्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। द इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट अनीता देसाई हैज़ ऑल्सो यूज्ड दिस टेक्निक इन हर नॉवल क्राय द पीकॉक। और इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट अनीता देसाई ने भी इस टेक्निक को अपने वर्क क्राय द पीकॉक में यूज़ किया है, जो कि कब पब्लिश हुआ था? 1963 में। देखिए, अभी हमने इससे पहले कुछ वर्क्स की बात की थी, वो हमें सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। हमारे एग्जाम में उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि हमारे एग्जाम में उनका एक पर्टिकुलर वर्क दिया हुआ है, ऑथर नहीं दिया हुआ है। ऑथर का एक पर्टिकुलर वर्क दिया है। तो हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिहाज से अगर देखें तो वो चीज़ें जाननी ज़रूरी थी, है ना? हमें उनको अभी के लिए हमारे एग्ज़ाम में इतना ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं नॉवल के स्ट्रक्चर पर। क्राय द पीकॉक का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट बहुत ही शॉर्ट पार्ट है और वो थर्ड पर्सन नैरेटिव में जो है कि प्रेज़ेंट किया हुआ है। सेकंड पार्ट, इसमें पूरे नॉवल का मेन प्लॉट है, सारी जो मेन स्टोरी है वो सेकंड पार्ट में है। ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में बताया गया है, ठीक है? फर्स्ट पर्सन मतलब आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होता है, ठीक है? थर्ड पर्सन मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन जो होता है, ठीक है? प्रॉपर नाउन मतलब कि इसमें हम कोई भी नेम ले सकते हैं, राइट? जैसे ही, शी, है ना? दे, ये भी ले सकते हैं। अ, रजत, है ना? राहुल, इस तरह के नाम ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पार्ट में 7 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही बहुत छोटा है। सेकंड पार्ट्स में 7 चैप्टर्स हैं और सेकंड पार्ट में ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो है यूज़ किया गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है इसका एप्लीकेशन किया गया है। और थर्ड पार्ट अगेन ये बहुत ही शॉर्ट पार्ट है और इसमें भी थर्ड पर्सन नैरेटिव का यूज़ किया गया है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है? थर्ड पर्सन नैरेटिव है। थर्ड पार्ट में भी थर्ड पर्सन नैरेटिव है और सेकंड पार्ट में है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, ठीक है? अब यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो 2 ही मेन कैरेक्टर्स हैं, बाकी सारे कोई मेन कैरेक्टर्स हैं नहीं। वो स्टोरी बिल्डअप करने के लिए बाकी काम में आते हैं। एक कैरेक्टर है माया, जिसके माइंड की साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमें इसमें पोर्ट्रे करी गई हैं। ये एक बीमारी से सफ़र कर रही है जिसका नाम है न्यूरोसिस, मतलब एक ब्रेन से रिलेटेड इनको इश्यू है। ये ओवरथिंक बहुत करती हैं, है ना? इनके माइंड में जो है चीज़ें ओवरथिंक बहुत करती हैं और
जो चीज़ें होती नहीं है वो भी इनके मायने में आती हैं, है ना? न्यूरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें कि आप चीज़ों को इमेजिन करके परेशान होते हो। असल में चीज़ें वैसी नहीं है, लेकिन आप ओवरथिंक करके, इमेजिन करके ही उन चीज़ों से परेशान होते हो। माया के हस्बैंड है गौतम, माया जितनी इमोशनल है ना? जितनी ओवरथिंकर है, गौतम उतने ही प्रैक्टिकल है। और इसी दोनों के बीच में आपसी जो संबंध है ना? वो इतने अच्छे नहीं हैं, उनका इमोशनल कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है। ये क्या है? एक प्रोफ़ेशन से लॉयर हैं। माया के जो फ़ादर थे, है ना? माया के जो फ़ादर थे, उन्होंने ही इनको पाल-पोस कर बड़ा किया था, है ना? उन्होंने ही इनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया था गौतम का। और गौतम जब बड़े होकर बहुत अच्छे एक लॉयर बन जाते हैं, तो वो अपनी बेटी से इसकी शादी कर देते हैं, ठीक है? तो आज का लेक्चर हमारा बेसिक जो इंट्रोडक्शन था, वो हमने यहीं पे ख़त्म किया। कल से हम शुरू करेंगे इसकी समरी और थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं हमें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करिए और नीचे कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।